दोस्तों ई कॉमर्स वेबसाइट पे हम कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, फिर चाहे वो एक फिजिकल प्रोडक्ट हो जैसे मोबाइल फोन्स लैपटॉप्स हैं, या कोई डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कि सॉफ्टवेयर हैं, पीडीएफ फाइल्स वगैरह हैं। ई कॉमर्स कोर्स का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी सीखा था कि ई कॉमर्स स्टोर कैसे सेटअप करते हैं, डोमेन होस्टिंग वगैरह सेटअप करना सीखा था, एक सिंपल प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो हमने सीखा, कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन कैसे इनेबल करते हैं वो हमने सीखा था, पेजेस क्रिएट करना है, थीम्स वगैरह सेटअप करना, एलिमेंटर प्रो प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना होता है, वो तमाम सारी चीजें हमने सीख ली थी। अगर आपने ई कॉमर्स कोर्स का पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। इसका लिंक मैंने ऊपर टॉप लेफ्ट या राइट कॉर्नर पे दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब ई कॉमर्स कोर्स का ये पार्ट 2 है जिसमें हम सीखेंगे एक वेरिएबल प्रोडक्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेरिएबल प्रोडक्ट, इसको बनाना सीखेंगे। एक डिजिटल प्रोडक्ट को बनाना सीखेंगे, सेल्स पॉपअप लगाएंगे, चेकआउट पेज को कस्टमाइज करेंगे, कूपन डिस्काउंट सिस्टम वगैरह सेटअप करेंगे, टैक्स वगैरह सेटअप करेंगे। वो तमाम सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो एक ई कॉमर्स स्टोर में बेहद जरूरी होती हैं, वो सब कुछ हम क्रिएट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं वेरिएबल प्रोडक्ट क्या है और इसको कैसे बनाएंगे। अब हम चलते हैं अमेज़न पे। ठीक है, मान लीजिए आपको एक मोबाइल फ़ोन खरीदना है, तो यहाँ पर कोई मोबाइल फ़ोन है, जैसे ये वाला मोबाइल फ़ोन है, आईफोन। ठीक है, अब मान लो आपको ये वाला मोबाइल फ़ोन खरीदना है, आईफोन 13। ठीक है, 128 GB का प्राइस कितना दिखा रहा है? 51,499 रुपए। और कौन सा कलर है ये? मिडनाइट कलर, मिडनाइट ब्लैक है शायद। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, कलर के ऑप्शंस आ रहे हैं आपको, जैसे कि ये वाला एक ऑप्शन है, अगर हम क्लिक करते हैं कलर चेंज हो जाएगा, शायद प्राइस भी अपडेट हो जाए। देखो प्राइस अपडेट हो गया, 69,489 का है ये वाला कलर, प्रोडक्ट रेड। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा कलर चूज करता हूँ जैसे ग्रीन, तो ग्रीन कलर में 2 वेरिएबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या तो मैं 128 GB वाला वेरिएंट ले सकता हूं या फिर 256 GB वाला। 128 GB का प्राइस इतना पड़ रहा है, 256 GB का प्राइस और बढ़ जाएगा 61,499 रुपए। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम एक वेरिएबल प्रोडक्ट कहते हैं। अगर आप टी शर्ट भी खरीदते हो तो जब आप टी शर्ट के प्रोडक्ट वाले पेज पे जाते हो, वहां पे ऑप्शंस होते हैं, टी शर्ट का साइज आप चूज कर सकते हो, साइज कलर के हिसाब से प्राइस भी अपडेट होता है। तो वेरिएबल प्रोडक्ट का बहुत बड़ा रोल है ई कॉमर्स स्टोर में। अभी जो हमने पार्ट 1 में प्रोडक्ट बनाया था वो तो सिंपल प्रोडक्ट था, उसे बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट वेरिएबल प्रोडक्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस तरह का प्रोडक्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे? नाउ यहां पर एक काम करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट्स पहले से बने हुए हैं, जैसे कि आई थिंक एक मोबाइल फोन है, क्या मोबाइल फोन यहाँ पे नहीं है, तो चलो एक काम करते हैं, एक आईफोन 14 प्रो मैक्स नाम का प्रोडक्ट रेडी करते हैं। मतलब एक फोन का प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें 2 मेमोरी ऑप्शंस रहेंगे यूजर के पास, या तो वो 128 GB चूज कर पाएगा या फिर 256 GB, और दोनों ऑप्शन पे प्राइस अलग अलग आने वाला है। अब वेरिएबल प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वेरिएबल प्रोडक्ट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। ये तो प्रोडक्ट का टाइटल हो गया, हम सभी जानते हैं। यहां पर ये जो कलर दिया हो ना, COLOUR कलर, या फिर ये जो साइज है इसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं। और साइज में ये 128 GB 256 GB ये वैल्यू कहलाती है इस एट्रीब्यूट की। तो पहले हमें साइज नाम का एक एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा। उस साइज वाले एट्रीब्यूट में 2 वैल्यू हमें डालनी होंगी, 128 GB और 256 GB, जो बहुत आसान है। चलिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, प्रोडक्ट्स में आपको मिलेगा एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करोगे। यहां पर आपको एक एट्रीब्यूट का नाम देना है, जैसे कि साइज। ठीक है, देन आफ्टर ऐड एट्रीब्यूट पे क्लिक कर दो, तो ये साइज नाम का एक एट्रीब्यूट बन गया। अब इस एट्रीब्यूट में हमें 2 वैल्यूज डालनी है, एक 128 GB रहेगी, एक 512 GB कर देते हैं। वैल्यू कैसे टाइप की जाती है, देखो साइज पे जैसे आप होवर करोगे ना, यहां पे आएगा कॉन्फ़िगर टर्म्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। नाउ अब यहां पर आप ऐड न्यू साइज कर सकते हो, तो 128 GB, ठीक है, ये एक वैल्यू हो गई, और दूसरा हो गया 512 GB, ये दूसरी वैल्यू हो गई। ओके, तो 2 हमने यहां पे वैल्यू पास कर दी है। अब हम चलते हैं ऑल प्रोडक्ट्स पे, एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहां पे प्रोडक्ट का नाम डाल देते हैं आईफोन 14 प्रो मैक्स। ठीक है, मान लेते हैं ये प्रोडक्ट का नाम हो गया। डिस्क्रिप्शन वगैरह आप यहां पे पुट कर देना अपने हिसाब से, हालांकि फर्स्ट वाले वीडियो में पहले मैंने बताया हुआ है। अब वेरिएबल प्रोडक्ट क्रिएट करने की एक शर्त है, यहां पे प्रोडक्ट डेटा जो दिया हुआ है अभी राइट नाउ सिंपल प्रोडक्ट है, आपको चूज करना होगा वेरिएबल प्रोडक्ट। जैसे आप इसे चूज करोगे, इसके बाद आपको जाना होगा एट्रीब्यूट्स पे। देखो वेरिएबल प्रोडक्ट चूज करने से यहां पर प्राइसिंग वाला ऑप्शन खत्म हो जाता है। अब आपको जाना है एट्रीब्यूट्स में, और यहां पर आप सिंपली इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे और आपको दिखाई देगा साइज एट्रीब्यूट, क्लिक कर देना है इस पे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, इस तरह का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, साइज यहां पे लिखा हुआ है, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना। तो जितने भी आपने वैल्यू पास की होगी इस साइज एट्रीब्यूट में, अपने आप यहां पे फैच हो जाएगी। मेक श्योर ये वाला ऑप्शन सेलेक्टेड होना चाहिए, यूज्ड फॉर वेरिएशंस। इसके बाद सेव एट्रीब्यूट पे क्लिक
क्लिक कर दीजिए। तो पहला स्टेप यही है। दूसरा स्टेप एट्रीब्यूट्स के नीचे दिया होता है वेरिएशंस, इस पर आप जाओगे और यहां पे जनरेट वेरिएशंस पे क्लिक कर देना और ओके कर देना। तो जितने भी आपने वैल्यू पास की हुई थी ना, उसके बेसिस पे यहां पे वेरिएशंस बन जाते हैं। जैसे एक वेरिएशन ये है 128 जीबी वाला, मतलब वेरिएशन को आप सिंपल तरीके से समझो कि ये एक ऑप्शन है यूजर के लिए। तो यहां पे दो ऑप्शन अवेलेबल हो गए, 128 जीबी। अब मान लो इसका प्राइस आपको यहां पे देना है 128 जीबी का मान लेते हैं 50,000 रुपए, ठीक है। 128 जीबी वेरिएंट का आप 50,000 रुपए चार्ज करना चाहते हो, वहीं 512 जीबी का आप लेना चाहते हो 60,000 रुपीज। तो आपने दोनों का प्राइस अलग अलग यहां पे टाइप कर दिया। इसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए एंड देन आफ्टर राइट हैंड साइड पे हम कैटेगरी चूज करेंगे स्मार्ट गैजेट्स होगा। हाँ, स्मार्ट गैजेट्स, चलो ठीक है, स्मार्टफोन्स नाम की कैटेगरी हमने बनाई नहीं है। यहां पे एक प्रोडक्ट इमेज सेट कर देते हैं। तो ऑलरेडी मेरे पास iPhone 14 की एक इमेज पड़ी हुई है, इसे मैं अपलोड कर देता हूं एंड सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे। ये इमेज आ गई एंड देन पब्लिश कर देते हैं। तो हमारा एक प्रोडक्ट पब्लिश हो चुका है। एक बार इसे न्यू टैब में ओपन करके देख लेते हैं। ये देखो, ये iPhone 14 Pro Max है। यहां पर देखो ऑप्शन आ गया साइज ऑप्शन। अभी प्राइस रेंज दिखा रहा है 50,000 से 60,000 डॉलर्स में है ना। अभी इसको हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे डॉलर सिंबल हट जाएगा। ये फिलहाल साइज का ऑप्शन देखो, ऐड टू कार्ट भी काम नहीं करेगा। मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आ रहा है, यहाँ पे बटन भी डिसेबल्ड है। हमें पहले साइज चूज करना होता है। अगर मैं 128 जीबी चूज करूंगा तो प्राइस यहाँ पे कितना आ गया, $50,000 और बटन भी इनेबल हो गया। अगर मैं 512 जीबी चूज करूंगा तो ये हो गया, है ना। देन ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने पेमेंट हो जाता है। तो इस तरह से आप वेरिएबल प्रोडक्ट्स बना सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि इस करेंसी को कैसे चेंज करते हैं। यहां पे बाय डिफॉल्ट डॉलर्स आ रहा है, इंडियन रुपीज या कोई और करेंसी कैसे सेट की जाती है। इसके लिए आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है। वूकॉमर्स में आपको जाना होगा सेटिंग्स में, सबसे पहला टैब है जनरल। सबसे नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन दिया है। ये एक डिफॉल्ट करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स। आप टाइप कर दो INDIN इंडियन रुपी। अगर आप इंडिया से बेसिकली इस वीडियो को देख रहे हो तो अपना जो भी लोकल करेंसी है वो सेट कर देना, या जिस भी कंट्री से देख रहे हो सारी करेंसी यहाँ पे आपको मिल जाती है। सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। अब अगर आप इस पेज को रिफ्रेश करोगे तो आप देखना यहाँ पे, एक बार मैं कैश मेमोरी क्लियर कर देता हूँ, इंडियन रुपीज में आ जाएगी करेंसी। देखो रुपीज का सिंबल आ गया ना। अब रुपए में 50,000 60,000। तो भाई ये एक वेरिएबल प्रोडक्ट है और इस तरह से आप वेरिएबल प्रोडक्ट क्रिएट करते हो। अगला काम क्या है हमारे सामने, नेक्स्ट स्टेप है कि हमें एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाना है। अब डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है, कोई भी यूजर अगर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जैसे ई बुक है, अगर उसे खरीदता है, पेमेंट करने के बाद यूजर के सामने डाउनलोड लिंक आ जाए, यूजर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डाउनलोड कर सके, उसे हम डिजिटल प्रोडक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का प्रोडक्ट हम कैसे बनाते हैं। वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, प्रोडक्ट्स में जाएंगे और एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। मान लेते हैं यहां पे हम एक ई बुक नाम का प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, ई बुक, और ऐसा कोई लिख देते हैं वर्डप्रेस फॉर बिगिनर्स। मान लो मैंने वर्डप्रेस पे एक प्रॉपर ई बुक लिखी है तो उसकी मैं ई बुक सेल कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ये सब मैं पार्ट 1 में बता ही चुका हूं। यहां पर आप सिंपल प्रोडक्ट है, इसको रहने दो। बस किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपको डिजिटल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो आप यहां पे चूज करोगे वर्चुअल। जैसे आप वर्चुअल चूज करोगे, देखो शिपिंग वाला ऑप्शन गायब हो गया। अभी देखो शिपिंग आ रहा होगा, यहाँ पे कहीं शिपिंग आ रहा है। वर्चुअल चूज करने पे शिपिंग का ऑप्शन गायब हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो डिजिटल प्रोडक्ट है, उसे शिप करवाने की जरूरत नहीं है, फिजिकली कस्टमर के एड्रेस पे सेंड करने की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे इसको वर्चुअल चूज कर दिया। अब दूसरी चीज, ये जो प्रोडक्ट है ये डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है, मतलब यूजर अपने कंप्यूटर पे परचेज करने के बाद इसे डाउनलोड करेगा, तो आपको डाउनलोडेबल वाला ऑप्शन भी चूज करना होता है। जैसे ही आप इसे चूज करते हो तो यहाँ पे नए ऑप्शंस खुल के आते हैं। आपसे कहेगा भाई कौन सी फाइल यूजर को आप देने वाले हो पेमेंट करने के बाद, उस फाइल को यहाँ पे ऐड करो। पहले तो प्राइस सेट कर देते हैं। मान लेते हैं मैं 199 रुपए में अपनी वर्डप्रेस की ई बुक सेल करने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद अब करना क्या है, कौन सी ई बुक रहेगी यूजर जो डाउनलोड करेगा, तो ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल नेम दे देते हैं जैसे कि वर्डप्रेस फॉर बिगिनर्स। मान लेते हैं मेरी ई बुक का ये नाम है, और ई बुक का जो डाउनलोडेबल लिंक है वो आपको यहां सेट करना होता है। तो चूज फाइल में जाते हैं। अभी एक काम करता हूं, कोई भी एक इमेज में यहां से ले लेता हूं, जैसे ये वाली इमेज है। बाकी एग्जैक्ट फाइल हम बाद में अपलोड भी कर सकते हैं, अपलोड फाइल्स में जा करके। अभी मेरे पास कोई PDF है नहीं, तो मैं इसी इमेज को डाउनलोड करवा दूंगा यूजर को। जैसे ही वो पेमेंट करेगा इस इमेज को वो डाउनलोड कर लेगा। तो ये बेसिकली मैंने एक प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया है। यहां पे आप डाउनलोड लिमिट लगा सकते हो। एक कस्टमर इस ई बुक को परचेज करने के बाद कितनी बार उस ई बुक को डाउनलोड कर सकता
सकता है। अगर अनलिमिटेड बार आपको करवाना है तो फिर इस बॉक्स को आप एम्प्टी छोड़ दोगे। डाउनलोड एक्सपायरी करना है, मान लीजिए हो सकता है आप 1 साल तक की बस डाउनलोड एक्सेस को देना चाहते हो, उसके बाद आप इसे बिल्कुल डिसेबल करना चाहते हो, तो यहां पर आप नंबर ऑफ डेज डाल सकते हो, जैसे कि 365, तो 365 दिन के बाद डाउनलोड लिंक काम नहीं करेगा। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहां पे पुट कर देना, इमेज यहां राइट हैंड साइड पे लगा ही दोगे आप। अभी फिलहाल एक काम करते हैं, कोई इमेज हम लगा ही देते हैं, चलो ये वाली इमेज अभी सेट कर देते हैं इसमें, ठीक है। और एक नई प्रोडक्ट कैटेगरी भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम नाम दे देंगे डिजिटल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर दिया तो अपने आप ये कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। देन आफ्टर पब्लिश कर दीजिए। अब ये एक डिजिटल प्रोडक्ट हमारे सामने आ चुका है। एक बार मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ कैसा दिखाई देता है। ये हमारा डिजिटल प्रोडक्ट है, ठीक है। इस पेज को थोड़ा बहुत अभी कस्टमाइज करेंगे ताकि थोड़ा और ये बेटर दिखाई दे। अभी उतना सही नहीं लग रहा है, बट कोई बात नहीं है, फंक्शनैलिटी प्रॉपर तरीके से काम करेगी। एक चीज और हो सकता है, आपको इस क्वांटिटी बॉक्स की जरूरत ना हो, आप चाहते हो बस एक ऑर्डर में एक ही बार यूजर परचेज कर सके एक ई बुक को। इस क्वांटिटी बॉक्स को अगर आपको डिसेबल करना है तो इसका सिंपल सा तरीका होता है, यहां पर आप जाओगे इन्वेंट्री में और यहां पे एक ऑप्शन दिया होता है सोल्ड इंडिविजुअली, तो इस ऑप्शन को आप चेक कर देना, लिमिट परचेजेस टू 1 आइटम पर ऑर्डर। ऐसा करने से वो क्वांटिटी वाला बॉक्स हाइड हो जाएगा और यहां पर अब देखना आप सिर्फ ऐड टू बास्केट ही लिखा रहेगा, वो बॉक्स हट गया। तो एक ऑर्डर में सिर्फ एक ही ई बुक परचेज की जा सकेगी। अगर यूजर को दूसरी बुक परचेज करनी है तो दोबारा फिर से नया ऑर्डर प्लेस करना होगा। अब हमारा अगला स्टेप है दैट वी हैव टू ऐड सेल्स पॉपअप या सेल्स नोटिफिकेशन भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हम इस वेबसाइट पे आए, देखो आप बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा हुआ है समवन रिसेंटली बॉट अ प्रोडक्ट 7 मिनट्स अगो फ्रॉम, जगह वगैरह का नाम है, ठीक है। इस तरह का एक पॉपअप हमारी वेबसाइट पे भी आएगा। इसका फायदा क्या होता है, जब कोई भी यूजर फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आएगा या हमारी वेबसाइट पे आता है, अगर उसे नीचे ऐसा कुछ मैसेज टाइम पे दिखता रहता है, किसी बंदे ने किसी जगह से कितने मिनट पहले कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है, इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, कस्टमर भरोसा जागता है कि हाँ वाकई लोग इस वेबसाइट से परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, तो कस्टमर का भी इंटेंशन होता है कि मैं भी परचेज कर सकता हूं, मतलब साइट जेन्युइन है। तो बेसिकली इस तरह का पॉपअप आप फेक भी बना सकते हो, मतलब एक फेक पॉपअप होता है, या फिर आप रियल सेल्स का भी बना सकते हो। जब नया नया ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कोई कस्टमर्स तो होंगे नहीं, तो हम फेक सेल्स पॉपअप भी क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको वर्डप्रेस में जाना है, एक फ्री प्लगइन हम यूज करेंगे। आपको प्लगइन्स में ऐड न्यू पे क्लिक करना होता है, सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे SALESNOTIFICATION सेल्स नोटिफिकेशन। तो यहां पर काफी सारे प्लगइन्स हैं। अब कौन सा प्लगइन हमें यूज करना चाहिए उसको भी डिसाइड करना सीखते हैं। जैसे एक देखो यहां पे ये वाला प्लगइन भी दिया है, इसकी भी रेटिंग अच्छी खासी है, लाइव सेल्स नोटिफिकेशन फॉर वू कॉमर्स, फेक सेल्स नोटिफिकेशन वू कॉमर्स, एक एस अलर्ट करके भी है, और भी काफी सारे हैं। हम कैसे डिसाइड करें कौन सा वाला प्लगइन हमारे काम का है, तो आपको कुछ करना नहीं होता है, इंस्टॉल करने से पहले मोर डिटेल्स पे क्लिक करना, एक पॉपअप आएगा, इस पर्टिकुलर प्लगइन की सारी डिटेल आपको यहां पे मिलती है। स्क्रीनशॉट में जाना, देखो ये बेसिकली इस तरह का पॉपअप दिखाई देगा, तो ये एक प्रीव्यू आ गया। अगर आपको ऐसा नोटिफिकेशन चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है ये प्लगइन हमारे काम का है। अगर मान लो आपको जैसा नोटिफिकेशन चाहिए वो इसके मोर डिटेल वाले पेज पे नहीं मिलता है, तो आप दूसरा वाला प्लगइन है इसके मोर डिटेल्स पे जाके चेक कर सकते हो। यहां पे भी स्क्रीनशॉट में चले जाना, देखो सारी सेटिंग्स एडमिन की दी हुई है, बट यहां पे कोई भी फ्रंट का प्रीव्यू नहीं दिखा रहा है। कोई बात नहीं है, हम एक काम करते हैं, इस वाले प्लगइन को यूज करते हैं, तो सिंपली इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे। मतलब किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल करने से पहले आप उसकी मोर डिटेल्स में जाकर के डिटेल्स चेक करा करो, स्क्रीनशॉट वाले पेज पे जाकर के। वहां पे स्क्रीनशॉट्स दिए होते हैं कि एक्चुअल में जब ये प्लगइन आपकी वेबसाइट पे काम करेगा तो कैसा दिखाई देगा। अभी राइट नाउ इंस्टॉलेशन फेल्ड आ रहा है, बट इसका मतलब ये है कि प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। प्लगइन्स में हम इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे जाएंगे, लाइव सेल्स नोटिफिकेशन करके है, ओके ये रहा लाइव सेल्स नोटिफिकेशन। सिंपली हम इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। ओके, अब जैसे आप इस प्लगइन को एक्टिवेट करते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे एक नया ऑप्शन आ गया सेल्स नोटिफिकेशन। ये सारी सेटिंग्स दी हुई है। अभी फिलहाल इन सेटिंग्स को छेड़ते नहीं है। हम एक काम करते हैं, अपने इस फ्रंट पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ पे कुछ दिखाता है क्या। अभी फिलहाल कुछ भी नहीं आया, मतलब कुछ सेटिंग्स हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले चीज, सेलेक्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिसेंटली व्यूड प्रोडक्ट्स, ऑर्डर प्लेस्ड, शो सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स, शो प्रोडक्ट फ्रॉम सेलेक्टेड कैटेगरी। हमें काम करते हैं, यहां पर शो सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स को चूज करेंगे। अभी आपसे कहेगा भाई आप किन किन प्रोडक्ट्स के लिए सेल्स पॉपअप दिखाना चाहते हो, उन प्रोडक्ट्स का नाम यहां पे टाइप कर दो। तो यहां पर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जैसे कि Amazon Eco Dot है ना, मैं यहां पे टाइप करता हूं ECHO, तो ये आ गया Amazon Eco Dot। इसी तरह से एक दो प्रोडक्ट और चूज कर लेते हैं, जैसे ब्लूटूथ है तो यहां पे टाइप कर देते हैं BLUE
और ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के सजेशंस आ रहे हैं, सो मैं यहाँ पे ले लूँगा ये वाला हाई रेजोल्यूशन ब्लूटूथ। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स चूज़ किए हैं दिखाने के लिए। इतना करने के बाद एक काम करते हैं, इसको पहले सेव करते हैं। ठीक है, अभी चेक करते हैं फ्रंट पे आया कि नहीं आया। अभी भी यहाँ पे कोई सेल्स नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। आई थिंक यहाँ पे कुछ टाइमिंग का भी सीन होगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखो कुछ नाम दिए हो, वर्चुअल फर्स्ट नेम, ये फेक नेम्स आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, जैसे कि जॉन वगैरह हटा करके हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, रवि। ठीक है, देन मैं अपना नाम डाल देता हूँ सद्दाम। इसी तरह से आप डाल सकते हो यहाँ पे शालिनी। ठीक है, तो जितने चाहो उतने नाम डाल सकते हो। ये बेसिकली नाम क्या होते हैं, फेक कस्टमर के नेम्स होते हैं। अब यहाँ पे लोकेशन आ रही है ना, किस जगह से प्रोडक्ट परचेज किया गया। तो यहाँ पे जैसे मैं डाल देता हूँ, रवि के लिए मैं डाल दूंगा लखनऊ, LUCKNOW, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन मेरा था, मैं अपना टाइप करूंगा यहाँ पे सतना और MP, इंडिया। शालिनी के लिए टाइप कर देते हैं ठाकुर द्वारा, THAKURDWARA, UP, इंडिया। ठीक है, तो जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ पे नाम दिए हैं उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पर लोकेशन के नाम भी टाइप करने होते हैं। हाउ मेनी नोटिफिकेशन टू शो, तो यहाँ पे हम सिर्फ 3 टाइप करेंगे क्योंकि हमने 3 लोगों के नाम लिए हैं। सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अभी फिलहाल इतना काम हमने कर दिया है। इसके बाद चलते हैं पॉपअप सेटिंग में। नाउ इनेबल सेल्स नोटिफिकेशन, सेल्स नोटिफिकेशन अभी इनेबल है। मोबाइल पे भी अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को भी आप इनेबल्ड ही रखोगे। कुछ चीज़ें प्रो वर्जन में आती हैं, जैसे कि यहाँ पे मोबाइल ब्रेक पॉइंट है, मतलब मोबाइल में कितनी स्क्रीन के साइज के बाद ये पॉपअप दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें हमें कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज हम छोड़ देंगे। एक बार अपना फ्रंट पेज चेक करते हैं। ये देखो यहाँ आने लग गया ना, हाई रिजोल्यूशन ब्लूटूथ वगैरह कुछ दिखा रहा था। एक बार फिर से इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं। मतलब ये रैंडमली ना जो पॉपअप है वो दिखाता रहेगा बार बार आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे। कुछ और सेटिंग्स आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि डिजाइन है, डिजाइन में किस जगह पे आपको दिखाना है, लेफ्ट बॉटम में, राइट साइड बॉटम में दिखाना है अपने वेब पेज के टॉप लेफ्ट राइट वगैरह, तो आप चूज कर सकते हो। इमेज पोजीशन कहाँ होनी चाहिए इस पॉपअप में, लेफ्ट में होनी चाहिए। देखो यहाँ पे कहीं आ रहा है क्या, ये लेफ्ट में देखो इमेज की पोजीशन है और यहाँ बॉटम लेफ्ट में बेसिकली ये पॉपअप दिखाई देता है। इसके बाद बैकग्राउंड कलर वगैरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं, हालांकि ये वाला ऑप्शन प्रो वर्जन में है। आप बैकग्राउंड इमेज वगैरह सेट कर सकते हो। पॉपअप की विद वगैरह यहाँ पे दिए परसेंटेज में। अब जैसे बहुत बड़ा पॉपअप दिख रहा है तो हम विद इतनी नहीं रखेंगे, हम रखते हैं 20 पिक्सल, इतनी काफी है। ठीक है, जो पॉपअप की मेन विद होने वाली है, चौड़ाई। देन आफ्टर एक बार इसको सेव कर देते हैं और अपने इस होम पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं, क्योंकि काफी बड़ा पॉपअप मुझे दिखाई दे रहा था। एक बार कैश मेमोरी भी क्लियर कर लेते हैं। ओके, अब कुछ देर वेट करते हैं, पॉपअप अपने आप यहाँ पे आ जाएगा जो सेल्स नोटिफिकेशन होता है। ठीक है, तो काफ़ी सारी और भी सेटिंग्स यहाँ पे दी हैं, जैसे मैसेज टेक्स्ट वगैरह दिया है। इसको फिलहाल आपको चेंज करने की खैर ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फॉर्मेट वगैरह चेंज करना चाहते हो, कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया है किस बंदे ने किस कंट्री से, तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट कोड वगैरह दिए हुए हैं। प्रोडक्ट का जो वेरिएबल यहाँ पे दिया है ना, ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, ये ऑटोमेटिक प्रोडक्ट का टाइटल फेच कर लेता है। तो यहाँ पर आप देखो छोटा हो गया ये ना, अभी प्रीव्यू उसका चला गया, ऑटोमेटिक फिर से कुछ देर में आ जाएगा। सो इस तरह से बेसिकली आप सेल्स नोटिफिकेशन लगा सकते हो। इससे आपके कस्टमर के अंदर ट्रस्ट बिल्ड होता है और आपकी ई-कॉमर्स की सेल्स बढ़ जाती हैं। और डायनेमिकली ये जो प्रोडक्ट होता है ना, बेसिकली लिंक भी रहता है प्रोडक्ट पेज से। कोई भी प्रोडक्ट का नाम अगर यहाँ पे आ रहा है, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो वो सीधा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पेज पे पहुंच जाएगा। अगला काम है चेकआउट पेज फील्ड कस्टमाइजेशन। अब ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका मतलब, मैं समझाता हूं। अपने इस वेबसाइट को एक प्राइवेट विंडो में ओपन करते हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करेंगे, जैसे मान लो ये वाला प्रोडक्ट है, ऐड टू बास्केट हमने कर दिया। इसके बाद यहाँ पे कार्ट पे आ गए एंड चेकआउट पे चलते हैं सीधा। अब चेकआउट पे अगर आप देखोगे ना, ये बिलिंग फॉर्म है, लेकिन बिलिंग फॉर्म में बहुत सारी फील्ड्स हैं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो ठीक है, कंपनी नेम की हमें कोई ज़रूरत नहीं है भाई। हर बंदे के पास कंपनी तो होती नहीं है, मोस्टली लोग जो होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं। इस फील्ड को हम हटा सकते हैं। कंट्री इंडिया है, ठीक है, कंट्री एड्रेस वगैरह हमें चाहिए होगा, सिटी स्टेट पिन कोड ठीक है, फ़ोन नंबर ईमेल एड्रेस चाहिए मुझे, लेकिन इस कंपनी नेम की ज़रूरत नहीं है। या आप चाहो तो कुछ एडिशनल फील्ड्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप नंबर वगैरह की फील्ड। तो इस बिलिंग फॉर्म को हम थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं। जितना छोटा बिलिंग फॉर्म होगा उतना ही बेटर है। आपके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हो बस वही चीज़ें आप यूज़र से कलेक्ट करोगे। ठीक है, अब इसको कैसे कस्टमाइज करते हैं, इसके लिए भी एक प्लगइन अवेलेबल है। हम चलते हैं प्लगइन्स में, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे CHECKOUT चेकआउट फील्ड एडिटर। बिल्कुल फ्री प्लगइन है और बहुत बढ़िया प्लगइन है। चेकआउट फील्ड का जो बिलिंग फॉर्म होता है ना, उसमें बहुत सारी फील्ड्स दी होती हैं। ऐसा हमेशा ऑब्जर्व किया गया है कि जितना छोटा बिलिंग फॉर्म होगा उतना ही बेटर कन्वर्जन रेट आता है। तो यहाँ पर सबसे पहला प्लगइन मिलेगा चेकआउट फील्ड एडिटर बाय थीम हाई। सिंपली आपको इस प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है। इसका भी इंस्टॉलेशन फेल दिखा दिया, कोई बात नहीं, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे चलते हैं।
ओके, और यहाँ से इस प्लगइन को हम एक्टिवेट करेंगे। नाउ जैसे आप इसे एक्टिवेट करते हो, इसके बाद आपको वूकॉमर्स में यहाँ पे मिलेगा चेकआउट फॉर्म का ऑप्शन। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे चेकआउट पेज पे 3 तरह के फॉर्म्स होते हैं। एक होता है बिलिंग फील्ड्स वाला फॉर्म, दूसरा होता है शिपिंग फील्ड वाला, तीसरा एडिशनल फील्ड्स। पहले बिलिंग फील्ड्स को हम चेक करते हैं। मान लीजिए आपको कंपनी नेम को डिसेबल करना है, तो आपने क्या किया, कंपनी नेम को यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसके बाद डिसेबल कर दीजिए और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। तो कंपनी नेम बिलिंग फॉर्म से कंप्लीटली हट जाएगा। एड्रेस टू भी हम चाहें तो हटा सकते हैं, एक ही एड्रेस बॉक्स काफ़ी है, इसे भी हम डिसेबल कर देंगे और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। शिपिंग फील्ड्स हैं, हम यहाँ से कोई भी एक्स्ट्रा फील्ड को हटा सकते हैं, जैसे कि शिपिंग एड्रेस टू, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसे डिसेबल कर देते हैं। और एडिशनल फील्ड होती हैं कुछ, जिसमें कि ऑर्डर नोट्स वगैरह होते हैं, इसे भी आप डिसेबल कर दोगे और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दोगे। दैट्स इट। ठीक है। अब एक बार फिर से एक काम करते हैं, प्राइवेट विंडो पे चलते हैं और यहाँ पर अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे। देन आफ्टर कोई भी एक प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करते हैं, जैसे ये वाला प्रोडक्ट है, व्यू बास्केट पे क्लिक करते हैं, ये हमारा कार्ट पेज आ गया और चेकआउट पे चलते हैं। देखो यहाँ से कंपनी वाली फील्ड हट चुकी है जो एक्स्ट्रा फील्ड थी। एड्रेस में सिर्फ एक ही बॉक्स आ रहा है, पहले 2 बॉक्स आ रहे थे। हमें 2 बॉक्स की जरूरत नहीं है, बंदा एक ही बॉक्स के अंदर अपना पूरा एड्रेस टाइप कर देगा। तो कम से कम फील्ड हमें यहाँ पे रखनी होती है। ठीक है। तो इस तरह से आप चेकआउट पेज के जो बिलिंग फॉर्म है उसकी फील्ड्स को कस्टमाइज कर सकते हो। शिपिंग वाला अगर यहाँ पे फॉर्म होता, जैसे मान लीजिए किसी यूजर को किसी दूसरे एड्रेस पर अगर डिलीवर करवाना होता कोई प्रोडक्ट, तो उसकी भी हमने कुछ फील्ड्स को ऑलरेडी डिसेबल कर रखा है। पहले तो बिलिंग फॉर्म हमें फिलअप करना होगा, तभी शिपिंग फॉर्म इनेबल होता है। तो खैर आपको आइडिया मिल गया होगा किस तरह से हम बिलिंग फॉर्म को कस्टमाइज करते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला काम क्या है हमारे सामने, कूपन्स एंड डिस्काउंट सिस्टम है ना। ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट में अगर आपको सेल्स बढ़ानी है तो टाइम टाइम पे अपनी ऑडियंस के साथ में कूपन्स शेयर करते रहिए। कूपन्स अच्छे कन्वर्जन रेट लेकर के आते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि आप कूपन्स एंड डिस्काउंट सिस्टम कैसे क्रिएट करते हो अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में। अब वो कॉमर्स में पहले से ही कूपन्स एंड डिस्काउंट सिस्टम का फीचर दिया होता है, आपको अलग से कोई प्लगइन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे देखो एक टैब मिलेगा मार्केटिंग, इसमें मिलेगा आपको कूपन्स। ठीक है। यहाँ पे हम अपना पहला कूपन क्रिएट करेंगे। कूपन हम ही क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट में और फिर उस कूपन को हम ऑडियंस को प्रोवाइड करते हैं। उस पर्टिकुलर कूपन पे कितना डिस्काउंट हमें देना है वो हम ही डिसाइड करेंगे। ठीक है। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। अब मान लीजिए आपको कूपन कोड क्रिएट करना है, जैसे न्यू ईयर आने वाला है, न्यू ईयर 2024 आने वाला है, तो आपने कूपन कोड क्रिएट किया न्यू Y24 नाम का। ठीक है। स्पेस नहीं होना चाहिए कूपन कोड में, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। तो ये एक कूपन कोड हम क्रिएट कर रहे हैं न्यू Y24 के नाम से। अब हमें कितना डिस्काउंट देना है वो भी हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ फील्ड दी होती हैं, जैसे जनरल है। अब जनरल में डिस्काउंट टाइप का मतलब क्या होता है, आप क्या इस कूपन कोड यूज करने पे परसेंटेज में डिस्काउंट देना चाहते हो, 10% का, 20% का, या एक फिक्स अमाउंट देना चाहते हो, जैसे 20 रुपए, 30 रुपए या 100 रुपए। ठीक है। तो यहां पर फिक्स बास्केट डिस्काउंट का मतलब ये है कार्ट पेज पे जितना सब टोटल होगा, मतलब 200 रुपए का अगर मान लो सब टोटल बन रहा है, आपने 3 प्रोडक्ट्स ऐड किए, तीनों का सब टोटल 200 रुपए होता है, तो 200 रुपए पे कितना डिस्काउंट आप देना चाहते हो। मान लो मैं 200 रुपए पे 50 रुपए डिस्काउंट देना चाहता हूं। अगर कोई भी यूजर इस कूपन कोड को यूज करेगा तो मैंने यहाँ पे 50 टाइप कर दिया है और फिक्स्ड बास्केट डिस्काउंट हो गया। या अगर आप परसेंटेज में डिस्काउंट देना चाहते हो कि भाई जितना भी सब टोटल होगा उसका मैं 5% डिस्काउंट दूंगा न्यू ईयर पे, तो आपने यहाँ पे सिर्फ 5 टाइप कर दिया। तो ये अपने आप परसेंटेज समझ लेगा, भाई 5% का डिस्काउंट हो गया। ठीक है। तो डिस्काउंट टाइप में परसेंटेज और कार्ड डिस्काउंट का मतलब यही होता है। देन आफ्टर आप चाहते हो ये कूपन कोड सिर्फ न्यू ईयर की 5 तारीख तक ही अवेलेबल रहे, मतलब 1 जनवरी से हम इस कूपन कोड को शेयर करेंगे और 5 जनवरी के बाद ये कूपन कोड ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो यहां पे आप एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हो, जैसे मैं यहां पे सेट करूंगा 5 जनवरी 2024। ठीक है। तो 5 जनवरी 2024 को ये अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। नेक्स्ट चीज है यूसेज रेस्ट्रिक्शन। अब इसका मतलब क्या है, ये कूपन कोड तभी काम करेगा जब मिनिमम स्पेंड, मान लो मैं यहां पे 60 रुपए टाइप करता हूं, अगर कस्टमर का सब टोटल 60 रुपीज होता है या उससे ज्यादा होता है तभी ये कूपन कोड काम करेगा। मान लो किसी कस्टमर का सब टोटल होता है 55 रुपीज या 59 रुपीज, तो ये कूपन कोड काम नहीं करेगा। कम से कम 60 रुपीज होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये हो गया मिनिमम स्पेंड। इसी तरह से आप मैक्सिमम स्पेंड की लिमिट भी यहां पे लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये कूपन कोड किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे ही बस काम करे, सारे प्रोडक्ट्स पे काम ना करे, जैसे कि यहां पे मान लीजिए आप चाहते हो कूपन कोड सिर्फ इस पे काम करे, इस घड़ी पे काम करे, बाकी अदर किसी पे काम ना करे, तो यहां पे आप क्या चूज करोगे, एक ऑप्शन मिलता है प्रोडक्ट्स
प्रोडक्ट्स का, इसके अंदर आप टाइप कर दो BLUETOOTH ब्लूटूथ, और यहाँ पे ये वाली घड़ी हम चूज कर लेंगे। तो अब ये कूपन कोड सिर्फ इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होगा, बाकी किसी और अदर प्रोडक्ट्स पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, देन आफ्टर हम सिंपली इसको पब्लिश कर सकते हैं, दैट्स इट। अब इस कूपन कोड को यूज करके देखते हैं। चलते हैं प्राइवेट विंडो पे, यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे जाएंगे। मैंने यहाँ पे इस घड़ी को ऐड कर लिया है बास्केट में, व्यू बास्केट पे चलते हैं। ये है कूपन कोड वाला बॉक्स जहाँ पे कस्टमर कूपन कोड टाइप कर सकता है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा न्यू Y24। मान लीजिए अपनी ऑडियंस के साथ आपने ये कूपन कोड शेयर कर दिया है, अभी 320 रुपये होता है। अप्लाई करने के बाद देखो डिस्काउंट हो जाएगा, 16 रुपये का डिस्काउंट मिल गया है ना। हमने 5% सेट किया था ना, परसेंटेज के हिसाब से 16 रुपये का डिस्काउंट हो जाता है। अब कस्टमर को सिर्फ 304 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। तो इस तरह से कूपन एंड डिस्काउंट सिस्टम काम करता है। मतलब कूपन आपको खुद क्रिएट करने होते हैं अपनी वेबसाइट में, फिर उन कूपन्स को आप अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करते हो, उनसे कहते हो भाई हमारी वेबसाइट पे आओ, अभी डिस्काउंट चल रहा है, ये कूपन कोड है, अगर आप इसको यूज़ करोगे तो 5% 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये तरीका है मार्केटिंग का। आगे बढ़ते हैं। अगला काम है जीएसटी टैक्स सेटअप। बेहद ज़रूरी है भाई, जीएसटी वगैरह सेटअप करना। आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच रहे हो तो टैक्स कैलकुलेशन भी तो होना चाहिए। अब जीएसटी या टैक्स सेटअप करना है, इसका भी बड़ा सिंपल सा फीचर दिया है वूकॉमर्स में। आपको सिंपली वूकॉमर्स में जाना होता है सेटिंग्स में ना, यहाँ पे जनरल टैब में आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा और एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल टैक्सेस। इस ऑप्शन को आप इनेबल कर देना, इसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना, दैट्स इट। जैसे ही आप सेव चेंजेस करोगे एक नया टैब यहाँ पे आ जाएगा टैक्स का, क्लिक करेंगे हम। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको सिंपली कुछ चीज़ों का बस ध्यान रखना है, जैसे कि प्राइसेस एंटर्ड विथ टैक्स। 2 ऑप्शन दिए हैं। अब इसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है येस आई विल एंटर प्राइसेस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। मतलब ये है कि अगर आप कोई एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस आपने 320 रुपए रखा है और इस ऑप्शन को अगर आप सेलेक्ट कर देते हो तो मतलब ये है कि उस 320 रुपए में टैक्स भी इंक्लूडेड है। कितना टैक्स इंक्लूडेड है वो अभी हम बात करेंगे, बट जो प्रोडक्ट आपने सेट कर दिया है 320 रुपए का, उसमें टैक्स इंक्लूडेड है। ठीक है, कस्टमर से आप एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लोगे। इस ऑप्शन का मतलब ये होता है। अगला है नो आई विल एंटर प्राइसेस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। अब इसका मतलब क्या है? आपने एक प्रोडक्ट क्रिएट किया है 320 रुपए का, तो 320 रुपए उस प्रोडक्ट की प्राइस है, टैक्स अलग से लगेगा उस 320 रुपए के ऊपर, वो कार्ट पेज पे कैलकुलेट हो जाता है। दोनों ऑप्शन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इन सभी ऑप्शन फिलहाल हमें जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली सेव चेंजेस पे हम क्लिक करेंगे और अब हम चलते हैं स्टैंडर्ड रेट्स पे। यहां पे हम टैक्स सेटअप करेंगे। अब हम सभी जानते हैं ऑल ओवर इंडिया में ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट्स पे 18% का जीएसटी लगता है, तो हम यहाँ पे 18% का जीएसटी का एक स्लैब बनाने वाले हैं। अभी आप देखो यहाँ पर कंट्री कोड नाम का एक कॉलम है, स्टेट कोड, पोस्ट कोड वगैरह है। आपको सबसे पहले इंसर्ट रो पे क्लिक करना है, एक रो यहाँ पे एंटर हो गई है। अब हमें टैक्स का नाम देना है, टैक्स नेम हो जाएगा जीएसटी। कितना परसेंट टैक्स चार्ज करना है यहाँ पे आप टाइप कर दोगे 18% में ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद कंट्री कोड दिया है। अब इसमें बाय डिफॉल्ट स्टार एंटर है। स्टार का मतलब ये है दुनिया के किसी भी कंट्री से अगर कोई भी बंदा हमारी वेबसाइट से प्रोडक्ट को परचेज करता है तो 18% का जीएसटी लग जाएगा। स्टार का मतलब ये है। ठीक है, हम चाहते हैं अगर इंडिया से कोई बंदा किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करता है तो उस केस में 18% जीएसटी लगना चाहिए। तो यहां पे हम टाइप करेंगे INDIA इंडिया। ठीक है, सेकंड नंबर पे इंडिया आ गया, तो ये बेसिकली इंडिया का कोड है IN। अब इंडिया के किसी भी स्टेट से हो तो यहाँ पे स्टार ही छोड़ देंगे, यहाँ पोस्ट कोड में भी स्टार छोड़ देंगे, क्योंकि किसी भी स्टेट से बस इंडिया से होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी इन सारी फील्ड्स को एज इट इज छोड़ देते हैं। इसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे, दैट्स इट। यहाँ पे आपको कंपाउंड को भी सिलेक्ट करना होता है। कंपाउंड का मतलब क्या है आप चाहो तो यहाँ पढ़ भी सकते हो। चूज वेदर और नॉट दिस इज द कंपाउंड रेट, कंपाउंड टैक्स रेट्स आर अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ अदर टैक्स रेट्स। कोई भी अदर टैक्स रेट अगर आपने सेट किया है अपनी वेबसाइट में तो ये अगर कंपाउंड आप चूज करते हो ना तो ये वाला टैक्स रेट उन सभी के ऊपर अप्लाई होता है, मतलब ये वाला तो अप्लाई होगा ही होगा। तो सिंपली फिर से सेव चेंजेस कर देते हैं। वापस चलते हैं हम प्राइवेट विंडो पे और यहाँ पर howtosearch.in ओपन करते हैं। अब किसी भी एक प्रोडक्ट को फिर से कार्ट में ऐड करेंगे, जैसे चलो ये वाला है, इसे ऐड करते हैं। ऐड टू बास्केट किया, व्यू बास्केट पे चलते हैं। अभी यहाँ पे देखो कितना टैक्स दिखा रहा है, जीएसटी 144 रुपए। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि 18% होता है 805 का 144। एक बार निकाल भी लेते हैं। एक वेबसाइट है परसेंटेज कैलकुलेटर, तो यहाँ पे इसका प्राइस कितना है 805। तो व्हाट इज 18% ऑफ 805 है ना,
देखो 144.9, तो यहाँ पे 144.90 कैलकुलेट हो गया। टोटल प्राइस होता है 949 रुपीज़ और 90 पैसे। ठीक है, तो इस तरह से आप जीएसटी सेट कर सकते हो अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में। यहाँ पे अगर आप चाहो तो किसी दूसरी कंट्री के लिए भी रूल लगा सकते हो। इंसर्ट रो पे अगर हम क्लिक करें, मान लो अगर आपको यूएस के लिए 30% चार्ज करना है, कोई बंदा अगर यूएस से ऑर्डर प्लेस करता है तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे यूएस और सजेशंस में आगे यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अब यूएस के लिए 30% है तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 30 और इसका नाम भी दे देंगे जीएसटी, कंपाउंड को भी सेलेक्ट कर देते हैं और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। फिर से चलते हैं अपनी प्राइवेट विंडो पे, हाउ टू सर्च .in ओपन करेंगे, किसी एक प्रोडक्ट को फिर से कार्ट में ऐड करते हैं, जैसे ये वाला प्रोडक्ट है इसे ही ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अभी राइट नाउ मेरा एड्रेस दिखा रहा है, चेंज एड्रेस पे क्लिक करते हैं और कंट्री यहाँ पे चूज कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, UNITED, ये आगे यूनाइटेड स्टेट्स और अपडेट कर देंगे। देखना टैक्स बढ़ गया, 241 रुपए हो गया। इसका जो 30% होता है वो 241 रुपए के आसपास होता है। तो यूएस के हिसाब से टैक्स रेट अलग है। वहीं अगर मैं यहाँ पे इंडिया चूज कर लूँ वापस INDIA, तो इंडिया के लिए अलग टैक्स रेट होता है 18% का। तो हर कंट्री के हिसाब से आप अलग अलग टैक्स रेट यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो आई एम श्योर कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। प्लीज इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको है इन सारी चीजों से रिलेटेड, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला काम है ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम सेटअप। अब ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप ऑनलाइन पेमेंट्स कैसे इंटीग्रेट करोगे, लोग कस्टमर क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड वगैरह से पे कर सकें, वो कैसे होता है। देखो, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी होना बेहद जरूरी है। अगर आप एक ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ई कॉमर्स स्टोर है यानी आपका कोई बिजनेस होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो, आप घर से भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हो। बस करना कुछ नहीं होता है, आपको एक बिजनेस का नाम चूज करना है। जैसे मान लीजिए शॉप्सी करके आपने एक बिजनेस शुरू किया, शॉप्सी ऑनलाइन स्टोर। ठीक है, तो ये आपका बिजनेस का नाम हो गया। अब आपको अपने लोकल सिटी में देखना है कहां पे बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होता है, वहां पे जाइए। 1000-1200 रुपए के आसपास लगता है, अपने उस बिजनेस को रजिस्टर करवा लीजिए। वो आपसे पूछेगा कि प्राइवेट लिमिटेड करवाना है, सोल प्रोप्राइटरशिप करवाना है, कैसे बिजनेस को रजिस्टर करवाना है। अगर आप इंडिविजुअली अपने ई कॉमर्स बिजनेस को शुरू कर रहे हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे बढ़िया होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी जिसमें सिर्फ एक ही बंदा इंडिविजुअली अपने बिजनेस को ऑपरेट करता है। तो आपको प्रोप्राइटरशिप में ही अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा लेना जब आप स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, जब आपका बिजनेस रजिस्टर हो जाएगा उसी के बेसिस पे एक किसी भी बैंक में जाकर के करंट अकाउंट खुलवा लीजिए। कोशिश कीजिएगा प्राइवेट बैंक में खुलवाइए, उसमें आपको फैसिलिटीज अच्छी मिल जाती हैं। तो आपको दो काम होने चाहिए। पहला काम क्या है, अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना है। अपने घर से ही आप शुरू कर सकते हैं, आपका कोई कमरा वगैरह हो खाली, उसी को बिजनेस का एड्रेस दे सकते हो। दूसरी चीज करंट अकाउंट खुलवाना है, मतलब बिजनेस अकाउंट खुलवाना है। थर्ड चीज आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना बेहद जरूरी है। ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बेसिस पे आपको पेमेंट गेटवे मिलेगा। पेमेंट गेटवे क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक पेमेंट गेटवे है रेजर पे, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा रेजर पे। रेजर पे एक पेमेंट गेटवे है जो बेसिकली बैंक और आप एक कस्टमर के बीच में काम करता है। मतलब आपके बैंक अकाउंट और कस्टमर के बैंक अकाउंट के बीच में काम करेगा। कोई भी कस्टमर जब आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आकर के अपनी कार्ड डिटेल्स वगैरह एंटर करता है तो वो सारी कार्ड डिटेल्स पहले जाती है रेजर पे के पास, फिर रेजर पे कस्टमर के बैंक अकाउंट से उतने पैसे काट लेता है और फिर आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करता है। मतलब एज अ मीडिएटर ये पेमेंट गेटवे कंपनीज काम करती हैं। हमें इन कंपनीज पे अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, अप्रूवल लेना होता है। इसके बाद ये हमें परमिशन देती है कि हम इनके सर्विसेज को अपने ई कॉमर्स वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है इस तरह की फैसिलिटी देने का ये हमसे चार्ज भी करती हैं। जैसे रेजर पे है, ये एक पेमेंट गेटवे है, हर ट्रांजैक्शन में 2% ये हमसे चार्ज करेगा। मान लो किसी कस्टमर ने हमारी वेबसाइट से 100 रुपए का एक प्रोडक्ट खरीदा और उसने ऑनलाइन पेमेंट किया, तो ऑब्वियस सी बात है वो कार्ड डिटेल जो डालेगा वो रेजर पे के पास जाएगी। 100 रुपए में से 2 रुपए रेजर पे अपने पास रखेगा, 98 रुपीज हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली रेजर पे का पेमेंट गेटवे का चार्जेस है। इसी तरह से एक पेमेंट गेटवे और है इंस्टामोजो। अगर इंस्टामोजो की हम प्राइसिंग चेक करें, इस पे मेरा ऑलरेडी एक डमी अकाउंट पहले से बना हुआ है। प्राइसिंग पे चलते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो 0 रुपीज पर ईयर का चार्ज है, लेकिन ये 5% चार्ज करते हैं हर ट्रांजैक्शन पे, प्लस 3 रुपए ट्रांजैक्शन फीस भी लेते हैं। मतलब 5% तो इनकी फीस है, 3 रुपए ट्रांजैक्शन फीस भी है। तो इनका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, बट सर्विस काफी बढ़िया है, इसलिए इनका प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो हर पेमेंट गेटवे का अपना अपना अलग अलग प्राइस होता है। ठीक है, जो सा पेमेंट गेटवे आपको लेना हो पहले आपको उसे साइन अप करना होता है। अब पेमेंट गेटवे कैसे साइन अप करते हैं, इसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना है। मान लो आपने रेजर पे को चूज किया
किया है तो आप रेजरपे की वेबसाइट पे आगे razorpay.com साइन अप का फॉर्म आएगा, साइन अप बटन पे क्लिक कर देना। आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, आपका बिजनेस का नाम, बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह, वो तमाम सारी चीज़ें मांगी जाती हैं। अच्छा, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ, अभी रिसेंटली रेजरपे नया बिजनेस के रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा है। मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम रेजरपे पे आ करके अपना अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हो तो नए एप्लीकेशन ये अभी एक्सेप्ट तो कर रहा है बट प्रोसेस नहीं कर रहा है। अगर आपको इमीडिएटली पेमेंट गेटवे चाहिए तो आप इंस्टा मोजो पे आकर के यहां पर आप साइन अप कर सकते हो। सिंपली साइन अप पे क्लिक कर लेना। अब ये पूछ रहा है बेसिकली साइन अप कैसे करना है, एज अ बिजनेस या एज अ कंज्यूमर। आपको एज अ बिजनेस ही साइन अप करना है ताकि आपको पेमेंट्स रिसीव करने का यहाँ पे ऑप्शन मिल सके। अब ईमेल एड्रेस टाइप कर देना, एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना, साइन अप कर लेना। इसके बाद ये आपसे आपकी बैंक डिटेल्स मांगेगा, करंट बैंक डिटेल्स होंगी वो प्रोवाइड कर देना। बिजनेस का नाम मांगेगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है ना उसका फोटो भी आपको अपलोड करना होता है, आधार कार्ड पैन कार्ड का फोटो भी अपलोड करना होता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेगा वो आप अपलोड कर देना। उसके बाद इंस्टा मोजो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके आपका अकाउंट अप्रूव करेगा। इंस्टा मोजो का अकाउंट आपका अप्रूव कर देगा। ठीक है, मेरे पास भी इंस्टा मोजो का अकाउंट है। जब अप्रूव हो जाता है तो जितनी भी पेमेंट्स आपके ई कॉमर्स स्टोर पे आने वाली है वो सब आपको इंस्टा मोजो में भी दिखाई देती हैं। एक बार मैं आपको लॉगिन करके भी दिखा देता हूं। तो ये मेरा इंस्टा मोजो का अकाउंट है और टाइम टाइम पे देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता रहता है। देखो मेरे अकाउंट में भी नोटिस आ गया है, योर अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो अ री-वेरिफिकेशन प्रोसेस। टाइम टाइम पे फिर से मुझसे डॉक्यूमेंट मांग रहा है, जबकि मैं 4 साल से इंस्टा मोजो का अकाउंट यूज कर रहा हूँ। फिर से मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे अपलोड करना है। कोई दिक्कत नहीं है, अपलोड कर दूंगा मैं। और यहाँ पे सारी पेमेंट्स वगैरह आती हैं। अभी तक मैं ऑलमोस्ट इस पेमेंट गेटवे के जरिए आई थिंक 56 लाख रुपए के आसपास की सेल्स कर चुका हूँ अपने ई कॉमर्स स्टोर पे। सो यहाँ पर आप अमाउंट देख ही सकते हैं, 7 फिगर का अमाउंट है। 56,73,302 रुपए का मैंने टोटल ट्रांजेक्शन किया है। एक बार पेज को फिर से रिफ्रेश कर दूं, बिकॉज मैं हर चीज ट्रांसपेरेंट रखता हूँ, कोई भी चीज फेक नहीं होती है मेरे चैनल पे। प्रूफ के साथ ही मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ। और इसके बेसिस पे 6,074 रुपए मोजो प्लस पॉइंट्स वगैरह कुछ मिलते हैं, जिससे हम कुछ पेड सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। तो ये इंस्टा मोजो आपको टाइम टाइम पे ऐसे पॉइंट्स भी देता रहता है। ठीक, तो ये पेमेंट गेटवे का अप्रूवल आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप अपनी ई कॉमर्स स्टोर में कैसे इसको इंटीग्रेट करोगे, इसके लिए आपको सबसे पहले इंस्टा मोजो का प्लगइन इंस्टॉल करना होता है। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे INSTAMOJO इंस्टा मोजो। सबसे पहला प्लगइन है इंस्टा मोजो फॉर वू कॉमर्स बाय इंस्टा मोजो। इंस्टॉल करके आपको इस प्लगइन को भी एक्टिवेट करना है। ओके, इसका भी इंस्टॉलेशन फेल हुआ, कोई बात नहीं है, प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, बस हमें इसे एक्टिवेट करना है। ऑल राइट, सो ये रहा वू कॉमर्स इंस्टा मोजो। सिंपली से एक्टिवेट कर देते हैं। अब एक्टिवेट तो कर लिया, अब हमें इस प्लगइन के जरिए अपनी इस वेबसाइट को अपने इंस्टा मोजो अकाउंट से कनेक्ट भी तो करवाना पड़ेगा ना, ताकि जो भी पेमेंट्स हम इस वेबसाइट पर रिसीव करें वो हमारे इंस्टा मोजो अकाउंट में जाए। ये प्लगइन तो कॉमन है ना सभी के लिए। तो अब सिंपली आपको सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे सेटिंग्स दिया हुआ है, तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। आप इस पेज पे चाहो तो वू कॉमर्स में सेटिंग्स में जाके पेमेंट्स टैब पे भी जाके पहुंच सकते हो। सबसे पहले चीज इंस्टा मोजो इनेबल होना चाहिए। टाइटल डिस्क्रिप्शन अपने हिसाब से चेंज कर लेना। ये क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट 2 कोड्स होते हैं। इंस्टा मोजो की टीम आपको ये सेंड करती है। वैसे तो आप चाहो तो इंस्टा मोजो अकाउंट में जा करके यहाँ कहीं पे सर्च भी कर सकते हो, मुझे देखना पड़ेगा कहां पर ये सारे डिटेल स्टोर्ड है। सो यहाँ पे एपीआई एंड प्लगइन्स में आपको जाना होगा और सबसे नीचे जब स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। ये 2 चीजें आपको सिंपली आकर के इन बॉक्सेस में पेस्ट करनी है। क्लाइंट आईडी में क्लाइंट आईडी कोड ऐसा कुछ लिखा होगा, उसे पेस्ट कर दोगे, और क्लाइंट सीक्रेट में भी ऐसा कुछ आपको पेस्ट कर देना होता है। इसके बाद आप सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक करोगे। हालांकि तो फेक डिटेल्स है तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से गेटवे काम नहीं करेगा, बट मैंने सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखा दिया है, बस इतना ही काम करना होता है। फिर से अपनी वेबसाइट पर हम ओपन करते हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट है उसे कार्ट में ऐड करेंगे, व्यू बास्केट पे चलते हैं और चेकआउट पे चलते हैं। तो आप देखो यहाँ पे पे ऑन डिलीवरी और पे वाया इंस्टा मोजो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का ऑप्शन भी आ गया है। ठीक है, तो पेमेंट गेटवे का जब आपको अप्रूवल मिलेगा ना, उसके बाद ही ये ऑप्शन आपकी वेबसाइट पे प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट करते हैं। हालांकि पूरा डिटेल्ड वीडियो भी मैंने इसका बना रखा है कि आप अपनी वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे को कैसे इंटीग्रेट करते हो, पूरा डिटेल वीडियो। तो आप चाहो तो इस वीडियो को जाके भी जरूर देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला काम है साइन इन ऑप्शन। अब ये साइन इन ऑप्शन कैसे लगाते हैं, हम अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे एक साइन इन का बटन लगाएंगे। कोई भी क्लिक करेगा यूजर तो सीधा साइन इन या साइन अप का पॉपअप आ जाएगा। उसके लिए एक सिंपल सा प्लगइन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। प्लगइन्स में आपको जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और सिंपली आप टाइप कर दोगे SIGN साइन इन पॉपअप वू कॉमर्स, ऐसा कुछ हम टाइप कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक प्लगइन आपको मिलेगा भाई जूटिक्स। इस वाले प्लगइन को आपको यूज करना है। ऑथर है इसका जूटिक्स।
इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करोगे, ये काफ़ी शानदार प्लगइन है जिसमें आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे साइन इन या साइन अप को पॉपअप लगा सकते हो। बड़ा अट्रैक्टिव पॉपअप होता है, मतलब कोई भी यूजर अगर बटन पे क्लिक करता है तो एक बढ़िया सा पॉपअप सामने आ जाएगा। एक बार इस प्लगइन को पहले एक्टिवेट करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसे हम कैसे यूज करेंगे। ओके, सो ये रहा लॉग इन साइन अप पॉपअप, एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे आप इसे एक्टिवेट करोगे, स्टार्ट बाय एडिंग लॉग इन रजिस्ट्रेशन लिंक्स टू योर मेन्यू। सो हम चाहें तो लॉग इन साइन अप के जो लिंक्स हैं उसे हम मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं या शॉर्टकट के जरिए भी हम कहीं पर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। फिलहाल एक काम करते हैं, मेन्यू पे चलते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे मेन्यू पे जा सकते हो या फिर अपीयरेंस में भी आप मेन्यू पे जा सकते हो। हम यहीं से चलते हैं, प्लगइन डायरेक्टली हमें ऑप्शन दे रहा है। नाउ यहाँ पर आप देखो लॉग इन साइन अप पॉपअप का एक नया टैब आ चुका है, क्लिक करेंगे एक्सपैंड हो जाएगा। इसमें काफी सारे पहले से प्री डिफाइंड मेन्यूज हैं, जैसे लॉगिन वाला जो है ना वो सिर्फ लॉगिन के काम आएगा, रजिस्टर वाला यूजर के रजिस्ट्रेशन के काम आएगा, लॉस्ट पासवर्ड वाला अगर कस्टमर मान लो पासवर्ड अपना भूल गया तो उसके काम आता है, लॉग आउट सिर्फ उन लोगों को दिखाई देगा जो लोग ऑलरेडी लॉग्ड इन हैं, हेलो यूजर नेम बेसिकली उनको दिखाई देगा जो सक्सेसफुली आपकी वेबसाइट पर लॉग इन हो चुके हैं, हेलो फर्स्ट नेम उनको दिखाई देगा जो बेसिकली आपकी वेबसाइट में लॉग इन हो गए हैं, हेलो के बाद उनका नाम दिखाई देगा। ठीक है, और माय अकाउंट वाला मेन्यू भी लॉग्ड इन यूजर्स को ही दिखता है। तो यहाँ पे हम सारे ऐड नहीं करेंगे, हम एक काम करते हैं लॉगिन को ऐड करेंगे, रजिस्टर को ऐड करने की जरूरत नहीं है, लॉस्ट पासवर्ड ही छोड़ देते हैं, लॉग आउट यूज करेंगे और यहाँ पे हम यूज करेंगे हेलो यूजर नेम। बस इतना अभी फिलहाल करते हैं, लॉग इन लॉग आउट और हेलो यूजर नेम। इतना करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। सेव मेन्यू पे क्लिक कर दिया हमने और अपने इस होम पेज को एक बार हार्ड रिफ्रेश करते हैं। तो यहां पर आप देखो लॉग आउट मेन्यू अपने आप आने लग गया और यहां पे हेलो हाउ टू सर्च डॉट इन जो मेरी वेबसाइट का नाम है ना वो यहां पे देखो दिखा रहा है अपने आप। तो ये बेसिकली एक अच्छा प्लगइन है जिससे आप अपनी वेबसाइट में बहुत अट्रैक्टिव तरीके से यूजर का फर्स्ट नेम भी डिस्प्ले करवा सकते हो और ऑटोमेटिक यहां पे लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है, जबकि हमने बैकएंड में लॉग इन भी ऐड किया था। लॉग इन क्यों नहीं दिख रहा है, आपको लॉजिक यहां पे यूज करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी एज अ एडमिन लॉग इन हूं तो मुझे क्यों दिखाई देगा, नहीं दिखेगा। बट अगर मैं सेम वेबसाइट को प्राइवेट विंडो में ओपन करूं हाउ टू सर्च डॉट इन तो यहां पे लॉग इन का बटन देखो मुझे दिखेगा, लॉग इन दिख रहा है क्योंकि अभी मैं लॉग्ड इन नहीं हूं। अब जैसे लॉग इन पे मैं क्लिक करूंगा इस तरह का ब्यूटीफुल सा पॉपअप आ जाता है। मैं अपनी वेबसाइट में एज अ एडमिन भी लॉग इन कर सकता हूं। मैंने सेम डिटेल्स यहां पे पुट किए, साइन इन पे क्लिक करेंगे तो मैं सक्सेसफुली अपने एडमिन अकाउंट में लॉग इन हो जाऊंगा। देख रहे हो सबसे ऊपर बाहर आ गया ना ब्लैक वाला, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरा नॉर्मल विंडो में काम कर रहा था। तो यहां पे फिर से लॉग आउट का ऑप्शन आ गया और मेरा फर्स्ट नेम दिखने लग गया है। लॉग आउट कर देंगे तो वापस हमारा होम पेज ओपन हो जाएगा, लॉग इन का बटन आ जाता है। तो लॉग इन लॉग आउट की फंक्शनलिटी वूकॉमर्स में बहुत अच्छी तरह से इंटीग्रेट की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस प्लगइन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे इसे हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे हेलो मेरा नाम दिखा रहा है ना, हेलो हाउ टू सर्च डॉट इन। आप चाहो तो इस नाम को चेंज भी कर सकते हो। कहां से करते हैं चेंज, आपको जाना होगा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, यूजर्स में चलते हैं। यहां पे देखो ये दिया हुआ है ना, एडिट करोगे। अभी राइट नाउ मेरा नाम यहाँ पे एंटर है, यूजर नेम है ना। आप चाहो तो यहाँ पे अपना नाम एंटर कर सकते हो, जैसे मेरा नाम है सद्दाम और लास्ट नेम कासिम। निक नेम भी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सद्दाम। ठीक है, इतना मैंने ले लिया है। इसके बाद सिंपली हम सेव कर देंगे, अपडेट प्रोफाइल कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी तो फिलहाल कुछ नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं है। मेन्यू पे चलते हैं, एक बार हम मेन्यूज में जाएंगे और यहाँ पर ये यूजर नेम वाला जो फील्ड है ना इसे हटा दो। यहाँ पे आपको याद होगा लॉग इन साइन अप पॉपअप में एक फील्ड और दिया हुआ था हेलो फर्स्ट नेम नाम का। मेरा फर्स्ट नेम सद्दाम मैंने पहले सेट कर दिया है। अब जैसे ही मैं सेव मेन्यू पे क्लिक करूंगा और एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर दूं तो आप देखो हेलो सद्दाम दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। एक दिक्कत और है, यहाँ पे जब लॉगिन करने के बाद हम देख रहे हैं तो जो हेलो सद्दाम जो फर्स्ट नेम है वो नीचे वाली लाइन में आ रहा है, ऊपर कैसे सेट करें। हम ऐसा कर सकते हैं, जो हमने कस्टम हेडर बनाया था उसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा दें ताकि लोगो यहाँ सेट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तो बीच में थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगा। अब हेडर हम डायरेक्टली कैसे एडिट कर सकते हैं, सबसे ऊपर आपको ब्लैक बार दिख रहा है, ये एडिट विद एलिमेंटर पे माउस रखो, ये आ गया माई हेडर, क्लिक कर देना, सीधा हेडर वाली सेटिंग्स आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये हो गई। ठीक, अब यहाँ पे आप आउटर सेक्शन में जाओ, इसकी विद को आप चाहो तो यहाँ से इंक्रीज करते चले जाओ, जितनी आपको विद रखनी है उतनी आप रख सकते हो। इसके अंदर एक इनर सेक्शन भी था लेकिन इनर सेक्शन दिख नहीं रहा है। मैं जैसे ही माउस रखता हूं ना तो इनर सेक्शन वाली सेटिंग नहीं आती है, वो कैसे आएगी, ये एक नई चीज है। इसके लिए बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे एक नेविगेटर दिया होता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही नेविगेटर पे क्लिक करोगे राइट हैंड साइड पे आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप आ जाता है। ठीक, सेक्शन दिख रहा है, सेक्शन का मतलब ये बाहर वाला सेक्शन। अगर आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो एक्सपैंड हो जाएगा। सेक्शन के अंदर एक कॉलम है, इसे भी एक्सपैंड करो। कॉलम के अंदर था इनर सेक्शन, जैसे क्लिक करोगे देखो इनर सेक्शन सेलेक्ट हो गया और यहाँ पे इनर सेक्शन की सेटिंग ओपन हो गई। अब इनर सेक्शन की विद आप यहाँ से सेट कर सकते हो, बढ़ाए घटा जितना चाहो उतना कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इनर सेक्शन की विद को बढ़ा दिया है। एक काम और करते हैं, फर्स्ट वाले कॉलम की विद थोड़ी और कम कर लेते हैं और लास्ट वाले कॉलम की विद थोड़ी और कम कर लेते हैं।
ठीक है, इतना काफी है। आउटर सेक्शन में भी एक काम करो। अच्छा, एक गलती और हुई है मुझसे। गलती क्या हुई है, नेविगेटर फिर से चलते हैं। इनर सेक्शन जो है ना, इसकी विड्थ कितनी है, 1194 रखी है ना हमने, तो आउटर सेक्शन में कम से कम 1194 तो होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 1194 या इससे ज्यादा भी हो सकती है। अपडेट कर दीजिए इस पेज को और अपने होम पेज पे चलते हैं। ठीक, अभी देखो एक ही लाइन में सब कुछ आ गया ना। तो इस तरह से भाई आपको कस्टमाइज वगैरह करना आना चाहिए। एक बार हार्ड रिफ्रेश फिर से कर लेते हैं। कूल, बहुत बहुत इजी है। आगे चलते हैं। लास्ट काम बचा है एजेक्स सर्च बॉक्स। अब ये कैसे इंटीग्रेट करते हैं और होता क्या है एजेक्स सर्च बॉक्स। अमेजन पे चलते हैं। यहां पे मैंने टाइप किया आईफोन। जैसे ही मैंने आईफोन टाइप किया, अपने आप इसने सजेशन दिखाना शुरू कर दिए। क्या मेरा मतलब आईफोन 13 है, 14, 15 कुछ भी है। अगर मैं 15 प्रो मैक्स पे क्लिक करूंगा तो सीधा 15 वाले पेज पे लेके जाएगा, या कोई से डेडिकेटेड पेज होगा वहां पे लेकर के मुझे पहुंच गया ये, है ना। ये बेसिकली एजेक्स सर्च बॉक्स कहलाता है। ई कॉमर्स वेबसाइट में बहुत बढ़िया काम करता है। अब इस तरह के सर्च बॉक्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके लिए फिर से एक प्लगइन यूज करेंगे। चलते हैं प्लगइन्स में, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और यहां पे आपको टाइप करना है एजेक्स सर्च लाइट। बस इतना टाइप कर दीजिए। तो सबसे पहला प्लगइन आ गया है एजेक्स सर्च लाइट बाय अर्नेस्ट मार्सन को इंस्टॉल कर लीजिए और इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लीजिए। ओके, ये प्लगइन एक्टिवेट हो गया। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पे आपको एजेक्स सर्च लाइट का ऑप्शन मिलता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें एक शॉर्ट कोड मिलेगा। देखो सबसे ऊपर दिख रहा है सर्च शॉर्ट कोड, इसे आप सिंपली यहां से कॉपी कर लो। बस पहला इतना काम करते हैं। वापस चलते हैं, अपने हेडर को थोड़ा सा हम एडिट करेंगे। अब हेडर को एडिट करेंगे, हम करने क्या वाले हैं एक्चुअल में, यहां पे सर्च बॉक्स दिखाएंगे, लेकिन इतना स्पेस तो है नहीं कि हम सर्च बॉक्स यहां पे दिखा सकें। तो हम एक काम करते हैं, कुछ मेन्यू यहां पे दिखाते हैं और बाकी नीचे ड्रॉप डाउन में मेन्यू दिखा देंगे। तो हम चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अपीयरेंस में यहां से हमने मेन्यूज क्रिएट किए थे। एक नई चीज आपको अब सीखने को मिलेगी। ठीक है, यहां पर देखो स्मार्ट गैजेट्स है, टीवी मॉनिटर्स है और कंप्यूटर पीसी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। इनको हम सब मेन्यू बना देंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू, एक मेन्यू के नीचे दिखाई देगा, अगल बगल नहीं दिखाई देगा। तो यहां पर कस्टम लिंक्स में पहले हम जाते हैं, एक मेन्यू बनाएंगे शॉप नाम का, या शॉप नाम का मेन्यू चलो नहीं बनाते हैं। पेजेस में ऑलरेडी एक शॉप नाम का पेज पहले से बना हुआ है, ये है शॉप पेज। ठीक है, ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर दिया, शॉप वाला पेज आ गया। इसे उठा करके सबसे ऊपर रखेंगे इस तरह से। ठीक है, अब शॉप के नीचे अगर मुझे स्मार्ट गैजेट्स दिखाना है तो बस स्मार्ट गैजेट्स को राइट में शिफ्ट कर दो, इस तरह से सबको राइट में शिफ्ट करते चलो, जितने को भी आप शॉप के नीचे दिखाना चाहते हो। ठीक है, ये कर लिया मैंने। सेव मेन्यू पे क्लिक कर देंगे और अपने इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देखो चेंजेस क्या होते हैं। देखो शॉप के आगे एरो लग के आ गया, जैसे माउस रखूंगा तो यहाँ पे ये सब मेन्यूज दिखाई देते हैं। ये हम तब करते हैं जब हेडर में हमारे पास कम स्पेस होता है। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक सर्च बॉक्स भी दिखाना है। अब फिर से एडिट करेंगे हम हेडर को और यहाँ पे एक सर्च बॉक्स पुट करेंगे। हम क्या करेंगे, एक नया कॉलम लेते हैं, ऐड न्यू कॉलम। ठीक है, ये मैंने नया कॉलम ले लिया है। लास्ट वाले कॉलम की विड्थ को कम कर दीजिए और फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ को कम कर दीजिए, ताकि सारे मेन्यूज एक ही लाइन में आ जाएं। इतना हो गया। अब इस वाले कॉलम के अंदर एक विजेट लेंगे, SHORT शॉर्ट कोड। ये आ गया शॉर्ट कोड, उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। जो हमने एजेक्स सर्च प्लगइन वाला शॉर्ट कोड कॉपी किया था ना, उसे आप इस बॉक्स के अंदर पेस्ट कर दो। जैसे ही आप पेस्ट करोगे देखो सर्च बॉक्स यहाँ पे दिखने लग जाएगा। कॉलम की सेटिंग में जाके एक बार वर्टिकल अलाइन कर देना मिडिल, ताकि बिल्कुल बीचों बीच में आ जाए। सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया और अपना मेन होम पेज ओपन कर लेते हैं। दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मान लो ब्लूटूथ टाइप करूँ, BLUETOOTH। देखो जैसे ही मैं ब्लूटूथ टाइप करूँगा ना, अभी फिलहाल क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर्स आ रही है ना। थोड़ी सेटिंग करनी होती है। सेटिंग क्या करनी है, हम जाएंगे वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, एजेक्स सर्च लाइट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखो सर्च इन कस्टम पोस्ट टाइप दिया हुआ है। इसका मतलब ये है वर्डप्रेस में डिफरेंट पोस्ट टाइप्स होती हैं। जैसे ब्लॉग पोस्ट जो होता है वो एक अलग पोस्ट टाइप है, जो पेजेस होते हैं वो अलग पोस्ट टाइप है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग पोस्ट टाइप है। इसी तरह से डिफरेंट सेक्शंस को डिवाइड किया गया है डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट टाइप्स में। यहाँ पर काफी सारे पोस्ट टाइप्स अवेलेबल हैं। अभी जो प्लगइन है ना, बेसिकली जो एजेक्स सर्च वाला प्लगइन है, वो कीवर्ड को सर्च करता है पोस्ट में और पेजेस में, बट उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे पोस्ट को सिलेक्ट करके आप इसे मूव कर दो लेफ्ट में, कुछ इस तरह से। पेजेस को भी यहाँ पे मूव कर देते हैं। इस बॉक्स के अंदर आप जो भी पोस्ट टाइप पुट करोगे, सर्च बॉक्स की क्वेरी सिर्फ उसी पोस्ट टाइप में जाके सर्च करेगी। तो हमें यहाँ पे चूज करना होगा प्रोडक्ट्स। देखते हैं प्रोडक्ट्स कहाँ पर है, ये है प्रोडक्ट्स। उठा करके आप यहां पुट कर दोगे। इसके बाद वेरिएशंस में भी हमें देखना है, प्रोडक्ट वेरिएशंस, जो वेरिएबल प्रोडक्ट है उसमें ढूंढना है। तो ये मिल गया मुझे। इतना करने के बाद अभी फिलहाल इसको सेव कर देते हैं और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, एक बार हार्ड रिफ्रेश जरूर कर लेना ताकि कैश मेमोरी का इशू ना हो। अब फिर से टाइप करते हैं ECHO, चलो एखो,
है ना। एको नाम का एक प्रोडक्ट है हमारे पास। यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बना हुआ है, ये वाला अमेजन एको। बट यहाँ पे अभी भी कोई सजेशन नहीं आया, थोड़ी बहुत सेटिंग्स हमें और चेंज करनी होगी। एक बार कैश मेमोरी फिर से क्लियर कर लेता हूँ मैं और फिर से सर्च करूँगा ECHO, एको आ गया, अमेजन एको वाला प्रोडक्ट। कई बार कैश मेमोरी की वजह से ये इशू होता है। जो हमने सेटिंग की है बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ BLUETOOTA ब्लूटूथ, तो देखो ब्लूटूथ से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारी वेबसाइट पे वो सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले होने लग गए। ठीक है, तो भाई इस तरह से आप एजेक्स सर्च बॉक्स अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हो। इसके थीम भी अवेलेबल हैं, कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए होते हैं। जनरल में है ना, लेआउट ऑप्शन पे चलते हैं तो यहाँ पर आप थीम वगैरह चेंज कर सकते हो। सिंपल रेड है, आप चाहो तो इसे कर्वी ब्लू भी कर सकते हो, ऐसा दिखाई देगा। एक बार सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं और कैश मेमोरी यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। देखो इसका डिजाइन चेंज हो गया, तो अपनी थीम के हिसाब से आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। हालांकि एजेक्स सर्च का ये फ्री वर्जन है जिसमें लिमिटेशंस है। इसका पेड वर्जन भी आता है जिसमें काफी सारे और एडवांस फीचर्स आपको मिल जाते हैं। सो भाई इस तरह से आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को सेटअप करोगे, उसे रेडी करते हो और मुझे उम्मीद है कि आप अपना ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट कर सकते हो इस वीडियो की हेल्प से। अगर आपने अभी तक इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। इसका फर्स्ट पार्ट पहले देखें जिसमें मैंने सारा सेटअप करना सिखाया जीरो लेवल से, और ये सेकंड पार्ट था जिसमें आपने एडवांस चीजें सीखी हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कोई क्वेश्चन क्वेरी अगर आपका रह गया है तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई भी करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।